नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है रीजनिंग। देखिए, हम लोग जो रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग आपकी यूके SSSC हो, यूके PSC हो या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो आपका, लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर, लगभग हर पेपर के अंदर आपकी रीजनिंग जो है पूछी जाती है। अगर मैं बात करूँ इन सब की, फिलहाल आपके जो अपकमिंग एग्जाम है RO, लोअर PCS, अपर PCS, यूके SI कांस्टेबल, सभी में रीजनिंग पूछी जानी है। देखो, अभी तक इसका सिलेबस क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सिलेबस अगर उन्होंने जो अभी दे रखा है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग भी बात करूँ तब भी इसमें 10 नंबर की रीजनिंग है, और कांस्टेबल में तो रहनी है 10 नंबर की रीजनिंग। और एक बात क्लियर है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बात करूँ इन पेपर्स के अंदर कि किस में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, तो वो एकमात्र यूके SI और कांस्टेबल है, यानी कि रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर ही आप लोग 10 में से 10 ला सकते हो। बाकी किसी सब्जेक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे इतने में से पूरे के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये रही। दूसरी, अगर मैं बात करता हूँ इसकी RO, लोअर PCS और अपर PCS की, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कितने नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर की रीजनिंग है, ठीक है। पूरा पेपर आपका कितने का होता है? प्री का, प्री में आपकी रीजनिंग आएगी। प्री का जो आपका पेपर होता है ठीक है 150, ठीक है। तो कितना है? 150 नंबर की रीजनिंग है। इसमें से 50 अकेले किसके हैं? रीजनिंग के, बाकी 100 आपका, ठीक है ना। और रीजनिंग भी किस तरीके की होती है? रीजनिंग भी आपकी थोड़ी सी इसमें क्या होती है? अर्थमेटिक रीजनिंग होती है, यानी थोड़ा सा मैथमेटिकल बातें इसके अंदर होती है। मैथ्स हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, जितनी भी चीज़ें होंगी जो आपका अर्थमेटिक पोर्शन होगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें से 50 नंबर रीजनिंग के होंगे, बच्चे कितने? 100, वो आपके उत्तराखंड और आपके GK GS में चले जाते हैं। उसकी हम लोग बात अभी नहीं करते, हम लोग फोकस करेंगे अपनी सिर्फ रीजनिंग पे। पिछली बार की समीक्षा अधिकारी की अगर मैं मेरिट बताऊँ, ठीक है, तो लगभग 95 तो जनरल की थी और आपकी 85 किसकी थी? OBC की थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन 50 में से जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं वादा करता हूँ आप लोग 45 के आसपास आराम से नंबर लेके आओगे। वो आपके 46-47 भी हो सकते हैं और वो आपके 44-43 भी हो सकते हैं, यानी कि 40 से तो ऊपर ही रहने वाले हैं। 45 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हो तो जो जनरल में बच्चा है 95 से आप लोग 45 घटा लो, कितने बचते? 50। यानी अब आपको इस 100 में से सिर्फ कितना मार्क करना है? आधे मार्क्स लाने हैं और आपका काम बन जाएगा। ये पिछली बार तक की मेरिट थी। OBC को तो उससे भी ज़्यादा आसान पड़ रहा है, इन्हें सिर्फ कितने लाने हैं? 40 लाने हैं 100 में से। तो इसका मतलब अगर हम लोग कोशिश करें रीजनिंग पे, अगर यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर ले तो उतनी हमें अपनी आपके उत्तराखंड पे और GK पे कम मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको टाइम मिलता है और ज़्यादा अपना फोकस GK पे अपनी और उत्तराखंड पे बढ़ा दो, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यूके SI का सिलेबस चेंज होता है, उत्तराखंड SI का सिलेबस चेंज होता है, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी 50 नंबर की। कितने नंबर की? 50 नंबर की। वो भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो सिलेबस बदले ना बदले, इन दोनों की तो 10 रीजनिंग, अगर नहीं बदलता 10 नंबर की, और बदलता है तो इसका 50, और इनमें तो 50 पहले से ही है। और मैं वादा करता हूँ जो मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप लोग बिल्कुल ठंडे दिमाग से और हिम्मत से पढ़ते हो तो 50 में से 45 नंबर आपके मैं ला के छोड़ूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज हम लोग जितने भी इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं, कुछ अर्थमेटिक भी, मैंने बोला कि इसमें थोड़ा सा गणित भी दे रखा है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एवरेज वगैरह हो गया, ये चीज़ें मैं सारी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं रीजनिंग के अंदर, वो हमारा रहेगा डाइस यानी पासा। पासा भी आपका इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग पासे को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे जितने भी इसके अंदर चैप्टर दे रखे होंगे उन सारे चैप्टर्स को हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो रीजनिंग को आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस होकर चलना है। जिनका RO और उत्तराखंड SI फोकस करने वाले जो, वो बिल्कुल भी रीजनिंग को हल्के मत लेना। आप लोग रीजनिंग को जितना अच्छा कर लोगे, मैं बता रहा हूँ रियल में 50 में से 45 लाने कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से ले आओगे अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो। और वो मुझ पे छोड़ दो, कंसेप्ट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। वादा करता हूँ कोई बच्चा पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहा होगा ना, 0 भी होके आया होगा, उसे मैं हीरो बना के भेजूंगा यहाँ से। अगर आप पूरा जब तक मैं कोर्स कराता हूँ तब तक टिके रहते हो इस चैनल पे, तो वादा करता हूँ आप लोग यहाँ से अच्छे खासे नंबर लेके जाओगे रीजनिंग में। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, डाइस। डाइस मतलब पासा, ठीक है। पासे की अगर मैं बात करता हूँ तो पासा किस तरीके का दिखाई देता है? पासा आपको मैं 3D इमेज दिखा देता हूँ पासे की। आप लोगों ने सभी ने घर पे लूडो वगैरह खेली होगी, खैर अब तो आप लोग मोबाइल में खेल रहे हो, सट्टा वट्टा लगा रहे हो आप लोग, लेकिन हम सट्टे वट्टे की बात नहीं करते। घर में जो लूडो का गिट्टा होता है ना, फिजिकल लूडो जो आप लोग खेलते हो मोबाइल के अलावा,
उसमें आपने देखा होगा चारों तरफ से बराबर होता है, उसके सारे किनारे कोने वो सब चीज़ें क्या होती है, बराबर होती है। और अगर मैं उसकी फलक देखूँ, फलक क्या होता है, फलक देखूँ है ना, ज़मीन देखूँ, जहाँ देखूँ तेरा चेहरा वहीं देखूँ, तो ये कुछ बातें होती हैं। तो ये क्या है आपका, ये फलक होती है, इसे बोलते हैं फलक। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये फलक है, ये भी फलक है, ये सब क्या है, फलक। तो अगर मैं इसके अंदर फलक की बात करूँ तो फलक कितने होते हैं इसमें, 6। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर अगर मैं बात करूँ किनारे, इसे बोलते हैं सरफेस या फेसेस भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। फेसेस कितने होते हैं, 6। किनारों की बात करूँ अगर मैं, इसे बोलते हैं साइड। किनारे इसमें कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से कितने होते हैं टोटल, 12 इसमें किनारे होते हैं। सारे किनारे आप काउंट करोगे। अगर मैं बात करूँ कॉर्नर की, जिसे हम बोलते हैं कोने, या इसका दूसरा नाम होता है शीर्ष, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 8। कौन कौन से, देखो एक तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, 8। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फलक अगर आपसे पूछे, डायरेक्ट पूछ बैठता कि एक पासे में कितनी फलक होती है, तो कितनी होती है, 6। किनारे कितने होते हैं, 12। कोने के कितने होते हैं, 8। तो आप लोग, बहुत से बच्चे किनारे किसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, ये किनारा समझते हैं। तो ध्यान रखना, किनारा क्या होती है, किनारे आपकी होती है भुजा। बात समझ में आ गई, किनारे होती है भुजा, ना कि कॉर्नर को बोलते हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो टोटल कितने हो गए, 6 12 और 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं, कितने इसके टाइप बनते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पासे के अंदर अगर मैं बात करता हूँ पहली, तो सबसे पहला जो होता है इसके अंदर होता है जब केवल एक पासा दिया हो, एक तो ये बनता है। दूसरा, जब केवल पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, पासे की 2 स्थितियां दी हूँ। नंबर 3 आपका क्या होता है, नंबर 3 आपका है जब 2 से अधिक पासे की स्थितियां दी हो, पासे की स्थितियां दी हो। और नंबर 4 आपका बनता है खुला पासा, ओपन डाइस यानी, और बंद पासा अर्थात क्लोज डाइस, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो बनता है, ये 4 टाइप आपके पासे से बनते हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से चूक नहीं सकता, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से बनते हैं, मैथमेटिकल सवाल यहाँ से बनते हैं। जब मैथमेटिकल सवालों की बात आती है तो यहाँ से आपका एक चैप्टर बनता है क्यूबन क्यूबॉइड, घन और घनाभ। वहाँ से आपके मैथमेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घन पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको घन और घनाभ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यानी पासा पढ़ाने वाला हूँ। घन एक तरीके का पासा ही होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब केवल एक पासा दिया हो, ठीक है। एक स्थिति के आधार पर, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना कि पासे नहीं दिए होते, कि मान लेते हैं आपके सामने अगर 3-4 पासे, तो पासे नहीं होते, वो पासे की स्थितियाँ होती है। जैसे मान लेते हैं पासा है आप लोगों का, फॉर एग्जांपल है ना, है हालांकि शेप तो पासे जैसे, लेकिन सारी जो साइड्स है वो बराबर नहीं है। मान लेते हैं पासा है, तो इस पासे की अगर आप लोगों को 4 स्थितियाँ दी गई है, तो ये समझना कि 4 स्थितियाँ हैं, ना कि 4 पासे। आप ये मत समझना कि वो पासे हैं, वो स्थितियाँ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पास, ये हो गया ना, मैं आपको ऐसे दिखाने लगूँ, फिर ऐसे दिखाने लगूँ, फिर ऐसे ऐसे, तो मैं आपको एक ही पासे को अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूँ, तो वो होती है स्थितियाँ, ना कि पासे, ठीक है। पासा एक ही होता है, उसकी स्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ पर कितनी स्थिति दे रखी होगी, एक। जब हम एक स्थिति की बात करते हैं तो आपका जो पासा होता है उसके 2 तरीके बनते हैं। पहला होता है आपका मानक पासा, ठीक है, और दूसरा आपका होता है साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। 2 तरीके के यहाँ से पासे देखने को मिलते हैं। पहला साधारण यानी कि सिंपल बोल सकते हैं इसे हम लोग,
सिंपल डाइस, और इसे बोल देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, कैसे किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई पासा मानक है कि साधारण, यानी स्टैंडर्ड है कि सिंपल है, किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, इनकी परिभाषाओं की ओर हम लोग ध्यान देते हैं कि डेफिनेशन क्या है इनकी। मानक पासा वो पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है, या तो आप ये कह सकते हो, या दूसरे में आप लोग ये बोल सकते हो कि वो पासा जिसकी किन्हीं भी दो सतह को जोड़ने पर अंक 7 ना बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मानक पासा। अब आप लोगों को एक बात यहाँ से समझने वाली बनती है कि मान लेते हैं आपके पास एक पासा है, तो आप कभी भी आप गौर से देखना कि एक बार में आप पासे की कितनी फलक को देख पा रहे हो मैक्सिमम। जैसे कि ये मान लेते पासा है, तो आप लोग अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आपको फिलहाल एक तो ये फलक दिख रही होगी, एक ये दिख पा रही होगी, और एक ये दिख पा रही होगी। ना तो आपको ये दिखाई दे रही, ना ये वाली दिखाई दे रही, ठीक है ना, और ना ये वाली दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 6 फलक में से आपको मैक्सिमम कितनी दिखाई देती है, 3। मिनिमम ऐसे कर दो फ्रंट पे, 1 दिखाई देगी। तो मैक्सिमम आपको कितनी दिखाई देती है, 3। यानी आपको जो पासा है बार बार ऐसा नहीं बनाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया ना पासा। अभी तो मैंने सारी दिखा दी 3D इमेज में, लेकिन आपको पासा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देखो। और ये अब देखो 1, 2 और 3 आपको दिखाई दे रही है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, बाकी 3 पीछे हैं। 3D इमेज में आपको 6 के 6 दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि बार बार अगर मैं ऐसे पासा बनाऊँगा तो मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा, ऐसे बनाने में बहुत टाइम जाता है, और हो सकता है अच्छा भी ना बने, देखने में तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा पासा बनाने का। आप लोग बस क्या करो, सिंपल वाई बना दो, ठीक है। एक फलक ये रही, एक फलक ये रही, और एक फलक ये रही। ये आसान भी और तेज़ भी बनाने में, ठीक है, समझना भी आसान हो जाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या बोलेंगे कि किसी भी पासे की किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 ना हो तो वो क्या है, मानक पासा। या हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत फलकों का योग कितना बच्चों, 7 हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपका एक मानक पासा है। इसी के विपरीत अगर मैं साधारण पासे की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, ये कहता है कि जी किन्हीं भी दो फलकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो क्या है, आपका साधारण पासा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे आपका ये पासा हो गया भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3 और ये लिख दिया मैंने 5। अब मैं कहूँ कि पहचानो इनमें से कौन सा पासा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, आपको कहा कि बताओ ये कौन सा पासा है। आपने जोड़ना शुरू किया, कोई भी 2 फलक जोड़ लेते हैं इसकी, कोई भी 2, इनको जोड़ा ये कितना है 5, इनको जोड़ा ये कितना है 8, इनको जोड़ा ये कितना है 7। तो फिर आप इसकी डेफिनेशन पे गए, आपने देखा भी किन्हीं भी 2 फलकों का योग यदि 7 हो जाए तो किन्हीं भी 2, इनका 5 था, इनका 8 था, इसका 7 ही, देखो ये हो गया 7। तो आपको पता लग गया 7 हो गया, इसका मतलब कौन सा पासा है, ये है आपका साधारण पासा। मेरी बात को समझ में आई। एक क्वेश्चन के आधार पर मैं समझाता हूँ इस बात को। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है, अगर किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हो गया तो साधारण, और अगर नहीं हुआ तो मानक। विपरीत फलकों का योग 7 हो गया तो मानक, नहीं हुआ तो साधारण। एग्जाम्पल लेते देखो, निम्न में से मानक पासा ज्ञात करो। ये प्रश्न आपके सामने आ गया। ऑप्शन ए आपको दे रखा है भाई यो वाला, बी है यो वाला, सी है यो वाला, ठीक है, और डी है ये, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मानक पासा मेरे को बताना है।
5 2 1 6 1 5 4 3 2 6 2 4। ये आपके सामने प्रश्न आ गया। अब आप क्या करोगे, इसी तरीके से प्रश्न आने वाला तो आप क्या देखोगे कि भाई जोड़ना शुरू करोगे। 5 और 1 6, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 7 बन गए तो साधारण पासा है, सिंपल। चलो जी आंसर नहीं, हमको क्या ज्ञात करना है, मानक, ये तो आंसर नहीं है। फिर आपने यहाँ पे देखा 4 और 3 7, आपने देखा भाई ये तो भी नहीं है, तो साधारण पासा है। फिर आपने देखा 4 और 6 और 1 7, ये भी नहीं है। फिर आप यहाँ पे गए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 4 10, आपने देखा 7 कहीं नहीं बना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं आपको एक सवाल दिया गया, क्वेश्चन ये इस तरीके से है, ठीक है, 5 6 4, पासे के अनुसार 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला हमारा काम होता है ये देखना कि पासे कितने दिए हुए हैं, पासे की स्थितियाँ कितनी आपके प्रश्न में दी गई हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। तो आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो आप देखोगे कि भाई मेरे पास स्थिति कितनी है, एक। तो जब आपके पास एक स्थिति आती है तो एक स्थिति के आधार पर आपको सबसे पहले देखना होता है कि वो पासा मानक है कि साधारण है। साधारण और मानक पासे की पहचान मैंने बताई कि आप क्या करो, जोड़ लो इसे, 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11। तो आपने चेक किया कि भाई यहाँ पे तो कहीं पे भी क्या नहीं बन रहा, 7 नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कैसा पासा है, मानक पासा है। अब फिर मैं मानक पासे की किस पे जाता हूँ, परिभाषा पे जाता हूँ। तो मुझे मानक पासे की परिभाषा क्या बोलती है, वो बोलती है कि जी विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैंने कहा 5 के विपरीत बताओ, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि भाई जब ये मानक पासा है और विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, तो 5 की विपरीत फलक कौन सी होगी, ये वाली, जैसे इसके इधर वाली। तो इसके पीछे किसको होना पड़ेगा, 2 को, तभी तो ये 7 बनेगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी के विपरीत अगर मैं ये पूछ लेता कि 6 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 6 के पीछे किसको जाना पड़ेगा, 1 को जाना पड़ेगा। 6 के पीछे 1 को जाना पड़ेगा, इसका मतलब तब इस स्थिति में आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलता कि 4 के पीछे बताओ बच्चा क्या होगा, तो आप कहोगे जी 4 के पीछे तो मानक पासा है, 4 के पीछे तो 7 करने के लिए 3 होना चाहिए, तो आप कहोगे जी 3 आंसर होगा, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हम ये जान पाए कि अगर हमारे पास मानक पासा उपस्थित है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 विपरीत फलकों का योग होता है, इस बेसिस पे ही आंसर निकाल सकते हैं और एक्यूरेट और निश्चित आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी भाई, साधारण पासे की। क्या साधारण पासे में भी हम लोग यही कर सकते हैं, चलिए देखते हैं भाई। ठीक है, मानक पासे का तो मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं, इंक ही खत्म हो गई यार, इंक डाल देते बच्चों, वरना फिर तुम लिखोगे जी दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी। हिम्मत से लग रहे हो तुम, वादा करता हूँ रीजनिंग 45 प्लस ही उठाओगे। जितना भी पोर्शन उसमें पूछा जाता है ना, चाहे मैथमेटिकल भी पूछा जाता है, उसे भी कराऊंगा। क्योंकि आप लोग रीजनिंग में पता क्या करते हो, आप रीजनिंग तो पढ़ लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि उसके अंदर आपके जो 50 क्वेश्चन हैं उसके अंदर सारी रीजनिंग नहीं आती। उसके अंदर कुछ प्रश्न आपके मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, और उस पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते, ना उसे पढ़ते। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ 45 प्लस उठवाने की, तो उस पर हम लोग किस पे भी काम करने वाले हैं, आपके मैथमेटिकल रीजनिंग पे भी काम करने वाले हैं। उस पोर्शन को भी हम लोग अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ साधारण पासे के लिए। तो मैं आपको एक पासा देता हूँ आपके सामने, 4 3 और 2। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया, मैंने कहा कि अंक 4 के विपरीत, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब फिर से वही आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई स्थितियाँ कितनी दी हुई है, तो आपको पता लगेगा स्थिति कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। फिर आपका दूसरा फर्ज क्या बनता है, आपका दूसरा दायित्व ये बनता है कि ये चेक करो
कि ये पासा मानक है कि साधारण है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 और 2 5, 2 फल के जोड़ना शुरू करोगे कोई भी, 4 और 2 6 और 4 और 3 कितना आ गया 7। तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। अगर ये होता मानक पासा तो मैं तुरंत बोल देता 4 के पीछे कौन जाएगा, 3 जाएगा, लेकिन जब साधारण है तो अब क्या किया जाए। ठीक है, तो साधारण की कंडीशन में क्या करना है, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई पासा आपको मैं दूंगा तो आपको उसकी मैक्सिमम कितनी फलक दिखाई देगी, एक बार में 3 फल के दिखाई देंगे और 3 आपको दिखाई नहीं देंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके बीच में ये डस्टर रख लेता हूँ, ये पासा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आपको एक तो ये फलक दिखाई दे रही है ये, और कौन सी दिखाई दे रही होगी, ये ऐसे, हाँ ऐसे, ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही है। 3 तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो 3 मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इस पासे के इस ओर हो और मैं इस पासे के इस ओर हूँ। तो जो आपको दिखाई नहीं दे रही वो मुझे दिखाई दे रही है, और जो मुझे नहीं दिखाई दे रही वो आपको दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर मैं इसमें 6 नंबर लिख दूँ तो मुझे 3 दिखाई देंगे, 3 नहीं दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको 4 3 2 तो दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, एक 5 नहीं दिखाई दे रहा, और एक 6 नहीं दिखाई दे रहा। ये अंक तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जैसे मैंने लिखे क्या इसी क्रम में होंगे ना, हो सकता है 1 इधर लिखा हो, 6 इधर लिखा हो, क्रम इनका अलग अलग हो सकता है, मैंने ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका पासा साधारण हो और आपसे विपरीत अंक पूछा हो, तो ये ध्यान रखना कि दिखने वाले के पीछे क्या होंगे, दिखने वालों के पीछे ना दिखने वाले, ना दिखने वाले तथा ना दिखने वालों के पीछे वालों के पीछे दिखने वाले अंक होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट कर लो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से, यही आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई 4 के विपरीत बताओ, तो 4 तो मुझे दिख रहा है, तो इसके विपरीत कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे, या तो 1 हो सकता है क्योंकि 1 मुझको दिखाई नहीं दे रहा, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि 2 के विपरीत बताओ, अगर मैं 4 की जगह 2 पूछ लेता तब भी आंसर क्या होता है, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर मैं कहता 3 के विपरीत बताओ तब भी मेरा आंसर यही होता, तब भी मैं अपनी बात से ना मुँह करता कि या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। लेकिन अगर मैं विपरीत पूछ लूँ किसके, 5 के, कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, अब आपके सामने 5 नहीं दिखाई दे रहा आपको अपने सवाल में, तो इसका मतलब क्या 5 इसमें है नहीं, बिल्कुल है, वो पीछे की साइड में होगा। तो जब पीछे की साइड में है तो उसके सामने कौन होगा, जो आगे की साइड में होंगे। तो 5 के पीछे कौन कौन सा हो सकता है, इनमें से तीनों में से 4 3 2 कोई भी एक हो सकता है। मैं कहूँ 1 के पीछे बताओ, तो 1 के पीछे 4 3 2। मैं कहूँ 6 के पीछे बताओ, तो 6 के पीछे भी 4 3 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिखने वालों के पीछे ना दिखने वाले, और ना दिखने वालों के पीछे दिखने वाले। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका प्रश्न किस तरीके से आता है, इसके ऑप्शन किस तरीके से रहते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये चीज़ें तामझाम सारा हटा देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना डाइस जो आपका होता है वो आपका ऑप्शन बेस्ड होता है। इसमें बहुत ही मुश्किल होता है, वो आप कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एक्यूरेट आंसर निकल के आए, वरना ज़्यादातर अच्छे लेवल का जो सवाल आता है उसमें आपको जो आपका आंसर चूज़ करना होता है वो ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। ठीक है, मैं इसके कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ, आप किस किस कंडीशन में क्या आंसर चूज़ करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ, सवाल यही रखते हैं, ऑप्शन में दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या कहा आपको कि भाई 4 के विपरीत बताओ, सवाल यही है आपका। ठीक है, तो 4 के पीछे या तो क्या क्या हो सकता है, अभी अच्छा जी मार्कर नहीं चल रहा यार, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा इंक तो बहुत डाली इसके अंदर, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा। देखो 4 के पीछे कौन हो सकता है, तो 1 या 5, अच्छा ये चल रहा, देखो मस्त एकदम। ठीक है ना, तो 1 5 और 6 हो सकता है। अब आपका मान लेते ऑप्शन ये आ गया 1 3 2 4। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपका ये आ गया, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन आ गया 5 3 2 4, एक ऑप्शन आपका ये आ गया 6 3 2 4, एक ही आ गया।
फिर आपका आ गया 1 और 5, 3 2 4, 1 5 6 3 2 4, 1 5, ठीक है, 3 ए तथा बी दोनों, और एक आ गया आपका 1 5 3 सी एंड डी, ठीक है। अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें आप लोगों को इसमें आपको चुनना ही है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि 4 के पीछे कौन है, आपको ये पता है कि 4 के पीछे या तो 1 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इनमें से तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन आप खुद बताओ, 4 2 3 तो एक साथ है, तो 4 के पीछे 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 तो खुद हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन, एक ही आंसर है। यहाँ पे 1 5 6 में से कौन दे रखा है, सिर्फ 5, तो 5 आंसर। यहाँ पे 1 5 6 में से कौन दे रखा है, सिर्फ 6, तो ये आंसर है। यहाँ पे 1 5 6 में से 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 5 6 में से 5 दे रखा है, यहाँ 1 5 6 में से सिर्फ 6 दे रखा है, यहाँ पे 1 और 5 दोनों दे रखे हैं, बाकी नीचे के बैठते, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे तीनों ही दे दिए, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 1 5 3 ए तथा बी, तो ए तथा बी दोनों, ये कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 5 3 सी एंड डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फंसोगे, अगर आप लोगों ने चूज कर लिया 1, तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि आपको कंफर्म पता था कि 4 के पीछे 1 है, जबकि पासा साधारण है, तो आप कंफर्म नहीं हो सकते कि 4 के पीछे 1 ही है, आप कभी कंफर्म नहीं होते साधारण पासे में। तो आपका ये चुनना या ये चुनना आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। आपको कौन सा चुनना पड़ेगा, सी एंड डी, क्योंकि आपको नहीं पता कि 1 5 में से कौन सा है। फिर दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ आपको कि 1 5 सी एन डी या नन ऑफ दीज, NOT। सी एन डी का मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन में इसे चुन लिया, नन ऑफ दीज को, तो भी आप फंस जाओगे। क्यों, नन ऑफ दीज का मतलब ये हुआ कि ना तो 1 है ना 5 है, आंसर कौन सा है, 6। तब भी ये कहा जाएगा कि आप निश्चित तौर पे पक्के हो कि आपको पता है कि 4 के पीछे 6 है, तो आप निश्चित कंडीशन में आ गए। और मैंने कहा कि साधारण पासा अगर है तो आप निश्चित कंडीशन में नहीं आ सकते, सिंपल सी बात। तो आप नन ऑफ दिस नहीं चुनोगे, क्या चुनना पड़ेगा, सी एंड डी। अभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो इस तरीके के आप लोगों से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आपको पासे की कितनी स्थितियां दी होती है, 2 स्थितियां दी होती है, ठीक है। दूसरा नंबर आता है जब पासे की 2 स्थितियां दी हो, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ले लेते हैं, जब पासे की 2 स्थितियां दी हो। तो इस कंडीशन में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न बनता है जब कोई अंक, या एक ले, जब एक अंक कॉमन हो, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते एक पासा तो ये है और एक पासा आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 1। तो आपने देखा है पासे की कितनी स्थितियाँ हैं, 2, और इनमें कितने अंक कॉमन है, सिर्फ 1, बाकी तो कोई अंक नहीं है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 1 अंक कॉमन हो गया। फिर दूसरी आपकी कंडीशन क्या बनती है, जब 2 अंक कॉमन हो, तो उस कंडीशन में आपका पासा किस तरीके का दिखाई देगा, फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पे लिखा होगा 2 5 4, यहाँ पे लिख देगा 5 4 1। तो आपने देखा 2 अंक कॉमन है, 5 4 5 4, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन आपकी बनती है जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो वो कंडीशन आपकी शिफ्ट हो जाती है साधारण और मानक पासे के आधार पे। तो वो कंडीशन आपको इस तरीके से दिखाई देती है, यहाँ पे लिख देगा 1 2 3 4 5 6, कोई अंक कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जब पासे की 2 स्थितियां दी होती है तो 3 प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, जब 1 अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो, और जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। इनमें सबसे पहला हमारा कौन सा है, जब
एक अंक कॉमन हो। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न कराता हूँ, बाकी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड ले लेना ज़्यादा, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाओ। ज्ञान धीरे धीरे अगर आएगा तो ज़्यादा लंबा टिकता है, और अगर एक साथ लेने की कोशिश करोगे तो दर्द ज़्यादा बनेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जब पासे की एक स्थिति दी होती है तब देखो ज़रा, जब पासे की दो स्थितियाँ दी होती है और एक अंक कॉमन होता है। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, मान लेते मैंने प्रश्न दे दिया आप लोगों को, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 5 5 6 4। ठीक है, इसमें पूछ लिया कि अंक 2 के विपरीत बताओ क्या होगा, अंक 2 के विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई दो पासे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप यही चेक करोगे, मैंने क्या बोला था कि आप ये चेक करो कि कितने पासे की स्थितियाँ दी हुई है। तो आप देखोगे 2 स्थितियाँ दी हुई है, फिर 2 स्थितियाँ दी तो मैंने उसके 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जब आपका एक अंक कॉमन दिया हो, तो आपका एक अंक कॉमन कौन सा है, 5 इसमें 5 इसमें। तो आपने कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते जाना, इसमें से कॉमन कौन सा है, 5, इस कॉमन को लिख लो, लिख दिया 5। अब कोई से पासा पकड़ लो, चाहे ये, और रोटेशन देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसी है, क्लॉकवाइज, ये भी कैसी है, क्लॉकवाइज। मैंने आप लोग क्लॉकवाइज चला दिया, आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ो। 5 2 1 5 4 6, या फिर 5 1 2 5 6 4। ध्यान ये रखना है कि जैसे इसे घुमाओगे रोटेशन जो इसकी है वही रोटेशन इसकी रखनी है सेम। अब जैसे 5 के बाद क्या आ रहा है इसमें, 1 1 के बाद 2, तो 5 के बाद 1 1 के बाद 2। आप चाहो तो इधर को लिख लो 5 1 2 5 1 2 5 1 2, इधर को लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे इधर को लिखा तो इसे भी इधर को लिखना है। 5 के बाद कौन आ रहा है, नीचे लिखो, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, समझ गए, 5 के बाद 6 के बाद 4। अब आपने देखा 5 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो इस वाले 5 को हटा दो, कौन सा अंक रह गया, 3, वो यहाँ पे लिख दो। अब मैंने कहा कि अंक 2 के विपरीत बताओ, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 5 के नीचे कौन है 3, 1 के नीचे कौन है 6, 4 के नीचे कौन है 2, और ये आपस में विपरीत होते हैं। तो 2 के पीछे कौन है 4, ही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अगर पूछता है 1 के पीछे बताओ तो 6 आंसर, 5 के पीछे तो 3 आंसर। बात समझ आ गई। एक प्रश्न और करा देता हूँ इसका और फिर देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से बता देना। एक 2 3 3 5 4। ठीक है, इसमें मुझे आप बता दो 6 के विपरीत क्या होगा। तो क्या करना है, देखो कॉमन कौन है 3, ठीक है, 3 को लिख लेते हैं। इसे फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ। 3 के बाद कौन आ रहा है 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ पे 3 के बाद कौन है 4, 4 के बाद कौन है 5। अब ये आप हटा दो, बचा कौन 6। तो मैंने पूछा 6 के विपरीत बताओ, तो 6 के पीछे हमें कौन दिखाई दे रहा है 3। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप लोग जब भी आपको दो पासे की स्थितियाँ दी होगी और एक अंक कॉमन होगा, तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। इसके आगे के प्रश्न जो भी आगे के टाइप बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ हासिल हुआ इस वीडियो से, कुछ ज्ञान अर्जित हुआ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वादा करता हूँ आप लोग अगर चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के अंदर स्कोर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।